My name is Dr. Upasana Rajput, and I'm from Raisen district. I completed my basic school education from Raisen district only. I completed my BDS in 2014 from People's Dental Academy, Bhopal. Currently, I'm practicing at private dental clinic. My hobbies are listening music, and I'm also interested in doing folk dancing. Yeah, I'm just stopping you. Are you comfortable in English or any Ma'am, language, in Hindi or both English? language, Hindi, I'll prefer Hindi. Okay. ओके ओके ठीक है Okay. विल गो विथ हिंदी देन ठीक है Okay. ओके ठीक है उपासना आपने फर्स्ट टाइम ये इस तरीके का कोई इंटरव्यू क्वालिफाई किया है स्टेट का या उसके पहले भी आप No, कोई ma'am. एग्जाम दे चुके हैं No, ma'am. जस्ट नीट एमडीएस के लिए प्रिपेयर किया है, बट इस तरह से कोई इंटरव्यू नहीं दिया मैम. ओके ठीक है तो सपोज आपका सिलेक्शन हो जाता है यस ठीक मैम. है और आपकी पोस्टिंग हो जाती है रूरल एरिया के किसी सीएचसी में सिटी के यस मैम. एकदम बाहर है वहां पे यस मैम. आप ही एक होल एंड सोल डेंटल सर्जन हो आपके पास डेंटल हाइजीनिस्ट भी नहीं है ठीक है ओके. और आपके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज है बेसिक डेंटल चेयर बेसिक जो आपके पास डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और बेसिक टेम्परेरी और परमानेंट फिलिंग भी बहुत बेसिक सा है मतलब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और आपके पास सपोज कोई पेशेंट आता है पूरा एकदम ओरल स्वेलिंग लेके आता है सपोज राइट साइड में उसको स्वेलिंग है और बोल रहा है बहुत ज्यादा पेन हो रहा है मैम एकदम मुझे हॉटनेस फील हो रही है तो आप उसमें उसने सिर्फ आपको ये दो ही चीजें बताई हैं आप उसमें कैसे उसका क्या उसमें हिस्ट्री लोगे कैसे उसका मैनेजमेंट शुरू करोगे क्या करोगे आप उसमें थोड़ा बताइए मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन करूंगी, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लूंगी, सारा इंसिडेंट्स रिपोर्ट करूंगी कि कब से उसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है और कैसे ये इतना बड़ा, या इससे पहले कभी उसने दिखाया है, कोई मेडिकल हिस्ट्री है. और मैम, यदि मुझे लगा कि ये मैं इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में नहीं कर पाऊंगी, तो बेटर है मैं उसको हायर सेंटर्स पर रिफर कर दूंगी मैम. ठीक है रेफरल के पहले आप उसको कुछ मतलब अपनी तरफ से जो आपके यहाँ मेडिसिनल ट्रीटमेंट अवेलेबल है सीएचसी पे या बेसिक जो आपके पास चीजें हैं उनसे आप कुछ करना चाहेंगे उसको या आप डायरेक्ट रेफर कर दोगे उसको मैम, डिपेंडिंग ऑन केस एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, लाइक अगर मेरे पास जो मेडिसिन होंगी, लाइक सपोज दैट एंटीबायोटिक्स एंड सॉरी इंसिजन ड्रेनेज देने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होंगे, तो मैं आगे प्रोसीड करूंगी. अदरवाइज यदि मुझे लग रहा है कि लोकली इंसिजन ड्रेनेज देके मैं उसका पस रिमूव करके देन पेन को सबसाइड कर सकती हूँ, तो मैं ट्राई करूंगी. अदरवाइज बेटर आई विल रिफर द केस. ठीक है ओके ठीक है ये तो आपने बता दिया है एक और सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ जैसे आपके पास मान लीजिए कोई बच्चा आता है उसको फेशियल ma'am. ट्रॉमा हो गया है वो गिर गया है खेलते खेलते यस ठीक है मैम. उसको यहाँ पे पूरा फेस पे उसको इंजरी हुई है उसका लिप लैसरेट हो गया है नेजल बोन में भी उसको चोट आई है और उसका जो डेसिडुअस टीथ है जो सेंटिनल इंसाइजर है वो फ्रैक्चर हो गए हैं और उसकी टंग भी लैसरेट हो गई है मतलब ये मैं आपको एक्सट्रीम सिनेरियो बता रही हूँ तो मैं आपसे ये पूछ रही थी आप प्राइमरी ट्रीटमेंट इसमें क्या कर सकते हो ओके मैम. मैम, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, लाइक प्रॉपर क्लीनिंग करूंगी, ड्रेसिंग, मतलब जो फर्स्ट ड्रेसिंग कर सकती हूँ जो मैं मैम वो करूंगी. लाइक रिडक्शन करने की कोशिश करूंगी. अगर टूथ इस तरह की कंडीशन में है, एवर्स्ड टूथ का केस है, तो मैं उसको वापस से री इंट्रोड्यूस सॉकेट में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगी. और जो भी फ्रैक्चर है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस करने की कोशिश करूंगी. देन मैम, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के बेसिस में मैं केस हैंडल करूंगी. ठीक है सपोज आपके पास बीटाडीन सोल्यूशन है क्लोरहेक्सिडिन सोल्यूशन है आपके पास हाइजीनिस्ट भी है आपको असिस्ट कराने के लिए या आपके पास जो बच्चों में जो पीडियाट्रिक जो एंटीबायोटिक्स दी जाती है मेडिसिन जो दी है सब अवेलेबल है तो आप इसमें आप कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना चाहते हो मतलब जैसे आप पेशेंट को सपोज रेफर भी कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट रेफर करोगे या आप उसको कुछ प्रिस्क्राइब भी करोगे एट सीएचसी लेवल एनाल्जेसिक वगैरह दे सकती हूँ, so as to relieve pain. And मैम, सॉरी. ठीक है कोई बात नहीं इसमें आप जो भी पेशेंट आप मैनेज करोगे ना तो उसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना जो उसका प्राइमरी जो आपको हिस्ट्री दे रहा है कि उसको पेन हो रहा है तो कोशिश करिए कि आप पेन मैनेजमेंट की तरफ आंसर दो कि आप Okay, ये उसको okay. जरूर करोगे इतना तो Okay, हो ma'am. सकता है Yes ठीक है मैम. Yes मैम.
तो डॉक्टर श्याम ये बताइए, मैं थोड़ा पूछना चाहती हूँ कि पैनल में अभी सिर्फ मुझे ही क्वेश्चन पूछने हैं या नहीं, और सब भी लोग बाकी बीच में पूछ सकते हैं? रेस्ट अदर विल आल्सो आस्क द क्वेश्चंस। ओके, ओके, इन बिटवीन, ओके, या इन बिटवीन। ओके, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज एवरीवन, यू कैन ठीक है। आस्क, आई कैन वेट फॉर सम डॉक्टर टाइम। तारिक, आप क्या क्वेश्चन पूछने हैं आप पूछ सकते हैं प्लीज। ओके, डॉक्टर उपासना, आई थिंक डॉक्टर तारिक इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। हाँ, सर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। I would like to question. यस सर। ओके, अभी उनका थोड़ा सा नेटवर्क नहीं सही है। सी डॉक्टर साहब, डॉक्टर उपासना दिस साइड, डॉक्टर शाह, व्हाट आई एम आस्किंग, लाइक अगर आपके पास हेपेटाइटिस बी का एक पेशेंट आता है, ठीक है, यस और यस सर। आपको उसका एक्सट्रैक्शन करना है, तो आप कैसे मैनेज करोगे? दो चीजें मुझे बताओ। जो डेंटल सर्जन है उसको क्या क्या प्रिकॉशन रखना है, और क्या कैसे आप उसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दोगे, और कैसे उसका आगे प्रोसीजर करोगे? अगर आपके पीएससी के जहाँ पे आप पोस्टेड हो वहां पे आता है, और अगर आप सिविल हॉस्पिटल में पोस्टेड हो वहां पे आता है, डिफरेंस है। तो आप बताइए आप उसको मैनेज कैसे करेंगे? तो इन केस पीएचसी लेवल पर आता है पेशेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करूंगी, बिकॉज मेरे स्टाफ की सेफ्टी, मेरी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। मेरा तो सवाल है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एक्सट्रैक्शन हेपेटाइटिस बी में? सर पीएचसी लेवल पे आई डोंट थिंक इट इज इंडिकेटेड। जनरलाइज बताइए आप। सर कम्युनिटी लेवल पे यस वी कैन डू द एक्सट्रैक्शन हाउ? सर बाय प्रॉपर स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, नीडल स्टिक इंजरी से खुद को बचाते हुए, स्टाफ को बचाते हुए, देन सारा कुछ जैसा नॉर्मल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है वैसे ही रहेगा। बट इन केस नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, देन वी हैव टू रिकॉर्ड इट, और सीनियर्स के भी नोटिस में लाना है। एंड खुद को फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। इफ यू आर गेट इंजर्ड बाय द नीडल, देन उसको रनिंग वाटर में वॉश करना है, स्क्वीज नहीं करना है, और अपने नर्स को, जो वहाँ का नर्सिंग अथॉरिटी, उनको बताना है कि ऐसा ऐसा हो गया, देन दे विल गिव अस अ फॉर्म टू फिल अबाउट द होल इंसिडेंस, द टाइमिंग, टाइप ऑफ नीडल जो थी उससे, जिससे अच्छा, ये इंजर्ड। बताइए हेपेटाइटिस बी के पहले आप पेशेंट में क्या हिस्ट्री जो है देखना ज्यादा जरूरी समझती हैं बिफोर एक्सट्रैक्टिंग एनीथिंग? हेपेटाइटिस बी सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करता है बॉडी में? लिवर सर। Yes. तो आप लिवर को जब आप देखते हैं तो आप उसकी लिवर की हिस्ट्री देखेंगे कि क्रॉनिक है कि एक्यूट है, ठीक एक्यूट है? है, राइट हाँ, सर। ओके। उसके बाद यस से आप वहां पे एक्सट्रैक्शन करेंगे और उस हिसाब से एक्सट्रैक्शन होगा, ठीक है? अब ओके। पोस्ट एक्सट्रैक्शन आप उसको कौन से लाइक एनसेट्स देना चाहेंगे? Post extraction, I guess sir, paracetamol would be safe. I think sir, NSAID are contraindicated in. Aspirin is contraindicated because those drugs you will give that are less hepatotoxic. Hepatotoxicity depend करेगी वहां पे क्या है। तो जो भी आप hepatotoxic drugs, ये देखिए यहाँ पे जब भी आपसे सवाल किया जाएगा वहां पे वो इंटरव्यूअर यही देखना चाहते हैं कि what is affecting you, what is the major cause। जब भी मैनेजमेंट के क्वेश्चन आते हैं उसमें पेन मैनेज करना होता है, जैसे डॉक्टर ऋषु ने आपको उस वक्त बताया, और या फिर आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछेगा, कोई भी चीज का पजल होता है वो आपको फिट करना है, ठीक है? तो Okay, हियर एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज इट इंक्रीजेस द हिपेटोटॉक्सिसिटी। इधर आइबुप्रोफेन आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, दैट इज मोर सेफर, ओके? okay sir. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये एमबीबीएससी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? आपकी तो काफी हिस्ट्री है, आप अच्छे बच्चे रहे हो जैसे आपके फॉर्म में लिखा है डेप्थ में, तो आप ये क्यों करना चाहते हो? प्राइवेट क्लिनिक कर लो, आप ज्यादा कमा सकते हो। व्हाई यू वांट टू कम इन एमबीबीएससी राइट नाउ? So, because मेरी जो क्लिनिकल स्किल्स है और एकेडमिक नॉलेज है, उसको मैं एक बड़े लेवल पर यूटिलाइज करना चाहती हूँ। अभी क्लिनिक में सर मैं एक लिमिटेड अमाउंट पे पेशेंट्स को सर्व कर सकती हूँ, बट यदि मैं डेंटल सर्जन, गवर्नमेंट डेंटल सर्जन बनती हूँ, तो एक कम्युनिटी लेवल पर अपनी सर्विसेज दे सकती हूँ सर। ठीक है। डॉक्टर तारिक, आप दैट्स अ वेरी गुड आंसर। या दैट्स वेरी गुड। That's a very good answer. थैंक यू सर। डॉक्टर Yeah, I तारिक, really आप पूछ सकते appreciate हैं you. सवाल। थैंक यू सर। आप डॉक्टर तारिक, आप पूछ सकते हैं अपना Okay. सवाल। Now, let me ask something apart from dentistry. Tell us Yes, sir. about your personal strength of yours that sometimes acts as a weakness in professional situations. Sir, discipline and I want to evaluate your something sir. psychological apart from Ji, sir. dentistry. Okay. जी सर। सर डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी एक्चुअली सर,
डिसिप्लिन ऐसे कि सर मैं कोशिश करती हूँ कि टाइमली पहुँचूँ, टाइमली मेरा स्टाफ आ जाए या Okay. पेशेंट भी टाइमली आ जाए। Mhm. बट पेशेंट के केस में थोड़ा हमें एम्पैथी रखनी होती है। हम उनके साथ स्ट्रिक्टली पेश नहीं आ सकते कि नहीं बिल्कुल, आपको इसी बिल्कुल। टाइम पर आना है। बिल्कुल, बिल्कुल। दे हैव देयर इश्यूज एंड स्टाफ के साथ भी कोऑर्डिनेशन बिठाना होता है। वी कांट बी टू स्ट्रिक्ट कि नहीं आपको ऐसा ही करना होगा। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो थोड़ा Yeah. एक इश्यू है। ओके, चलिए, गुड आंसर, गुड आंसर। डॉक्टर Thank you, अमृत आप सवाल कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर उपासना, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जी सर। अपने प्रोफाइल में लिखा है कि आपको डिफिकल्टी होती है नो कहने में। तो सपोज Yes. करिए कि कोई भी आपका क्लास 4 का एम्प्लॉय है या कोई भी है तो लेट आ रहा है, तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? सर मैं कोशिश करूंगी कि उसको टाइमली आने का बोलूं, उसको बार-बार बोलूंगी कि भाई टाइम मैनेजमेंट आप सीखो। एवरीवन हैज देयर पर्सनल इशू बट ऐसे नहीं होता है बिकॉज सारा अगर वो स्टाफ टाइमली नहीं आता है तो फिर पूरा डे प्रभावित होता है एक चीज डिले होने से। सो मैं उसको बोल के समझाने की कोशिश करूंगी सर। आपने अपने प्रोफाइल में लिखा है कि आप अंडर सर्व्ड कम्युनिटी को सर्व करना चाहती हैं। जी तो सर। आप बता सकती हो कि जो एमपी में ट्राइबल कम्युनिटी है उसकी पॉपुलेशन कितनी है? सर अबाउट 15% पॉपुलेशन मध्य प्रदेश की ट्राइबल है। नेशनल वाइज की इन एमपी? इन एमपी सर, मध्य प्रदेश। यस सर। I want to ask one more question. Imagine a situation when an angry mob demands instant justice. Okay, how would you use communication rather than force to de-escalate the tension? Okay sir. So I'll try to resolve the matter by asking what is the matter, why they were Okay. panicking too much। और यदि मेरे लेवल पर वो मैटर सॉल्व आउट होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं हायर अथॉरिटीज के पास अपनी बात पहुंचाऊंगी और मीडिएट कराऊंगी कि उनका कोई ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव जाकर हायर अथॉरिटीज को मिले एंड मैटर रिजॉल्व करे सर। Good, very good, जी very सर। good. डॉक्टर ठीक है उपासना, डॉक्टर उपासना, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ डॉक्टर जी, तारिक जी, पूछना चाहते हैं तो। बिल्कुल। ओके, मैं पूछूं? हाँ 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 जी, हाँ जी, तारिक श्योर। Okay, Dr. Bhasan, I just want to know one thing. Suppose Yes, sir. आपने अपनी preparation, my question is connected to Dr. Ram. Suppose आपने अपनी तैयारी की, preparation किया, and you won't find your list in the final, you won't find your name in the final list. So what will be your emotional and practical reaction? And इसलिए इसमें एक question और add है, इन दोनों का आंसर आप एक ही साथ दे दीजिएगा। आप जिस भी एज और स्टेज ऑफ लाइफ में अभी करंटली हैं, आप कोई ऐसा इंसिडेंट बता सकती हैं कि व्हाट वाज मतलब आपकी लाइफ का बिगेस्ट सेटबैक लगा और आपने उसको कैसे हैंडल किया? ओके सर। सर एज अ ह्यूमन मुझे इनिशियली तो बुरा ही लगेगा सर कि नहीं होगा, बट इट्स ओके। आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। इस पूरी जर्नी में सर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। किस तरह से पब्लिक हेल्थ सर्विसेज काम कर रही हैं, डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट की कैसे रन कर रही है और किस तरह से हमारा सब मतलब सारे जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी लेवल की हेल्थ केयर सिस्टम किस तरह से काम कर रही है, उससे मैं जानने से फेमिलियर हुई। एंड सर और ये मेरी कोशिश रहेगी कि आगे फिर कोई और इसी लेवल का एग्जाम दूं सर। एंड आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन वाज लाइक लिटिल पर्सनल सर। एक्चुअली आई एम अ मदर ऑफ टू चिल्ड्रन एंड मेरा एक केस थोड़ा गड़बड़ हुआ था सर। मेरा अबॉर्शन हुआ था, सो एक वो मेरे लिए थोड़ा सेटबैक था। ओके डॉक्टर रेशु आप सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर उपासना, आपके हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में है या फिर? यस मैम, यस मैम। तो आर यू प्रेफरिंग द सेम डिस्ट्रिक्ट? तो इसमें आपको काउंसलिंग तो मिली नहीं होगी। नो मैम, आई एम रेडी फॉर दिस। मुझे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाने मिलेगा आई विल गो बिकॉज मेरी मदर, मेरी नानी, मेरी मौसी एंड मेरी मदर इन लॉ फैमिली सपोर्ट है आपके पास? सभी लोग वर्किंग रहे हैं मैम गवर्नमेंट सर्विस में, वो भी। ओके ओके। तो आपको फर्स्ट 3 इयर्स ट्रांसफर नहीं होगा? जी मैम, सॉरी मैम। पहले 3 साल में ट्रांसफर नहीं होगा आपका ना, ये बता रही हूँ मैं। ओके मैम, जैसे आप आई हैव सर्विस नो ज्वाइन आइडिया कर अबाउट लेते दिस। हैं तो ऐसा नियम होता है। मतलब उत्तर प्रदेश में तो यही नियम है, मध्य प्रदेश का नियम मुझे उतना नॉलेज नहीं है। मैम यही है, मैम यही है, शुरुआत मैम के यही 2 है, साल मैम में मैम नहीं यही है। होता है ट्रांसफर। मैम शुरू के 2-3 साल में नहीं होता है, बिल्कुल सही है। ओके मैम। ठीक है, तो सपोज आपका ट्रांसफर नहीं होता है तो हाउ विल यू मैनेज दैट साइकोलॉजिकल बर्डन जो मदर गिल्ट होता है, वो आप कैसे हैंडल करोगे? उसके साथ आपको काम भी करना है,
नई जगह पे आप जाओगे, नया काम है, कोई नहीं आपको बताएगा कि कैसे करना है। यू हैव टू लर्न बाय योरसेल्फ। तो यस मैम। मतलब आप मेंटली उसको कैसे आप हैंडल करोगे, कैसे इतना प्रेशर झेलोगे, अकेले आपको वहाँ रहना है, तो उसके लिए आप रेडी हैं? यस मैम। मेरी हॉबी जैसे म्यूजिक सुनना है, तो मैम मेरा स्पिरिचुअल झुकाव भी है, थोड़ा भगवान का भजन सुनती हूँ मैं। उस सिचुएशन को वो इस तरह से अपने आप को काम करूंगी। एंड बच्चों को मैंने इतना ट्रेन कर लिया है कि वो बेसिकली अपने बेसिक काम वो खुद कर सकते हैं। एंड मेरी मम्मी जो कि अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं वो, और मदर इन लॉ, उनका सपोर्ट है मैम मेरे पास। ओके, ठीक है, चलो ये थोड़ा पर्सनल हो गया। एक मैं Yes, क्वेश्चन ma'am. आपको सिनेरियो बताती हूँ। सपोज आपके पास एक प्रेग्नेंट फीमेल आती है इन हर Yes, थर्ड ma'am. ट्राइमेस्टर Yes, ma'am. और सीवियर टूथएक लेके आती है। उसको माइल्ड स्वेलिंग भी है और शी इज ऑलरेडी ऑन सप्लीमेंट्स लाइक आयरन, फॉलिक एसिड उसने पहले भी लिया है और भी सप्लीमेंट्स वो ले रही है। बाकी सब उसका प्रेगनेंसी में कोई इशू नहीं है, तो इसको आप कैसे मैनेज करोगे? मैनेजमेंट इसका फर्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए आपका? इसमें मैम आप कोई इंटरवेंशन करोगे या उसको मेडिसिनल ट्रीटमेंट दोगे? मतलब कैसे आप इसको करोगे मैनेज? मैम चूंकि थर्ड ट्राइमेस्टर है, तो इनिशियली मैं, अगर उसको पेन ज्यादा है तो पेन किलर जो कि सेफेस्ट पैरासिटामोल होता है वो दूंगी। और अगर मुझे कोई प्रोसीजर करना भी पड़ा तो मैम, क्योंकि पोस्टुरल हाइपरटेंशन होने का रहता है, तो उसको एक लेफ्ट लेटरल पोजीशन में डेंटल चेयर पर लिटा कर फिर मैं कोई प्रोसीजर करूंगी। और कोशिश ये रहेगी मेरी कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में मैं प्रोसीजर को कंप्लीट करूं। यस मैम। ठीक है, उसमें इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हो कि आप उसको फॉलो अप पे बुला सकते हो ओके। आफ्टर 3 डेज। नहीं, Okay. आपने जो बताया ये ठीक है, बेसिक यही करते हैं। और अगर बहुत ज्यादा नेसेसरी, जैसे पेरिएपिकल एब्सेस का केस आता है, कुछ आता है, तो उस केस में हम पल्स ड्रेनेज भी कर सकते हैं। ओके। पोजीशन आपने मेंशन करी है, फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस मैम, कंटिन्यू मैम। सिनेरियो मैं आपको दे सकती हूँ। सपोज जैसे आपके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कोई स्टाफ नहीं है। सपोज आपकी सीएससी पे जो सीएमएस पोस्टेड है, उन्होंने आपसे कहा कि डॉक्टर साहब आपके पास तो इतना कुछ काम है नहीं, आप एक काम करिए कि जनरल पेशेंट भी देख लीजिए, क्योंकि सीएचसी में बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं। तो Okay. आप उनको क्या रिप्लाई करोगे? आप करना चाहते हो, आपकी नॉलेज उतनी है, या किस तरीके से आप उनको डील करोगे? बिकॉज यू हैव मेंशन कि आप नो नहीं कह पाते हो, तो Yes, ma'am. प्रोफेशनल फ्रंट पे आप ये सिचुएशन कैसे हैंडल करोगे? ओके मैम, आई विल मैनेज। ये मैं एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखूंगी मैम, कि मुझे जनरल पेशेंट्स यदि मिल रहे हैं तो मैं अपने आप को पहले अपडेट करूंगी कि जनरल केसेस को भी मैं डील कर सकूं। और मैं सर को, क्योंकि वो मेरे सीनियर हैं, बॉस हैं, तो मैं उनको मना नहीं करूंगी। और अपने को ही इतना अपडेट करूंगी कि मैं जनरल केसेस भी हैंडल कर सकूं। जनरल केसेस में ओपीडी 100 पेशेंट की आती है। मैम मतलब ये मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो दे रही हूँ जो मैं खुद फेस करती हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके मैम। मैम मैं दूसरा ट्राई कर पेशेंट, सकती हूँ। ठीक है, आप इस बारे में थोड़ा सोच लेना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। श्योर मैम। डॉक्टर अमृत, आप सवाल कर सकते हैं। मैम ये बताइए मेरे को कि आपने अपने प्रोफाइल में लिखा है कि आप बहुत इमोशनल हैं, तो इन Yes. केस कोई ऐसा पेशेंट आता है जिनको बहुत सीवियर पेन हो रहा है, उस Yes. केस में आपका अप्रोच क्या होगा? सो सीवियर पेन है तो मैं पहले कारण जानने की कोशिश करूंगी कि पेशेंट को इतना सीवियर पेन क्यों है। कि कोई एब्सेस है, या अगर लोकली ट्रीट हो सकता है तो सर पहले मैं उसको लोकल ट्रीटमेंट के थ्रू ट्रीट करूंगी, लाइक इंसिजन ड्रेनेज देके। और भी उसका प्रॉपर हिस्ट्री लेके कारण जानने की कोशिश करूंगी कि किस कारण से ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, और अगर एक और चीज कि जो डेंटल सर्जन है उसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है? क्या पीएचसी में हो सकती है? नो सर, जहां तक मुझे जानकारी है सर, सीएचसी लेवल पर पोस्टिंग होती है एक डेंटल सर्जन की। आपने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का नाम सुना है? स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, यस सर। ये किस लेवल पे होता है? सर सीएचसी लेवल पर होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के लेवल पे भी होता है सर। अच्छा, तो अगर अगर पोस्टिंग होती है मान लीजिए आपकी डेंटल सर्जन, तो किस सर्कमस्टेंसेस के अंदर होती है? होती तो है, बट किसके अंदर होती है? ऐसी कौन सी सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे हो सकती है? सर आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन सर। पीएचडी में हाँ। अगर आपकी पोस्टिंग हो रही है तो एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर होती है। Okay, वो sir. सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं? सर रूरल कैंप्स में रहती हूँ। और सर मुझे रूरल कैंप्स का आइडिया है सर बस। अच्छा, आपने अपने प्रोफाइल में एनओएचपी के बारे में लिखा है, जी सर। इसके बारे में कुछ बताएंगे?
जी सर, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर रन हो रहा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है सर, जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट स्कीम्स हैं, जिसमें आयुष्मान भारत भी कवर होता है, देन मुस्कान क्लिनिक्स भी आते हैं, देन ईदन सेवा एंड टोबैको सेसेशन काउंसलिंग भी इसके अंतर्गत आती है सर। तो अच्छा, टोबैको सेशन सेंटर किसके अंडर होता है? एनटीसीपी के अंडर होता है। तो इसको जी और सर। एनओएचपी को कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप ओपीडी में? अगर आप ओपीडी सेटअप कर रही हो तो उसमें एनटीसीपी और एनओएचपी को कैसे इंटीग्रेट करोगी? आपका क्या अप्रोच होगा? सॉरी सर, आई एम नॉट गेटिंग क्वेश्चन एनटीसीपी करेक्टली। नेशनल टोबैको हाँ, कंट्रोल नेशनल प्रोग्राम, टोबैको कंट्रोल ठीक है, और आपने भी एनओएचपी की बात की है। इन दोनों को जी, इंटीग्रेट करना है, आपको एक ओपीडी सेटअप करना है रूरल एरिया में, तो आप कैसे जी, सर। इंटीग्रेट करोगे दोनों को? सर, मैं अपने अंडर आशा, एएनएम इन सबको ट्रेन करूंगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुंचाने के लिए उनको उन्हीं की भाषा में आशा एएनएम को बोलूंगी कि आप डिफरेंट विजुअल एड्स के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू उनको ये बातें समझाइए कि इससे क्या हो सकता है, कैसे ओरल कैंसर डेवलप हो सकता है, टोबैको सेसेशन क्यों ज़रूरी है और किस तरह से हम इनको छोड़ सकते हैं। उनका प्रॉपर फॉलो अप रखूंगी, रिकॉर्ड मेंटेन करूंगी सर। सपोज आपने ओपीडी सेटअप करना है, बट वहाँ पे रिसोर्सेज है ही नहीं, और रिसोर्सेज आने में बहुत टाइम लग रहा है, तो जब तक रिसोर्सेज आ रहे हैं तब तक आपका क्या अप्रोच होगा? सर, मेरे पास जो अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे मैं उनसे जनरल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करूंगी और फोकस मेरा सर एआरटीज पे होगा, जो एट्रोमेटिक रेस्टोरेशन में कर सकती हूँ वो कर सकूंगी सर। एंड ज्यादातर मेरा फोकस प्रिवेंशन पे होगा सर, बिकॉज यदि मेरा प्रिवेंटिव अप्रोच रहेगा तो डिसीज बर्डन को मैं इफेक्टिवली कम कर पाऊंगी। आपने प्रिवेंशन टेक्निक पे जोर दिया है, जी सर। तो आप मुझे प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोच के बीच में डिफरेंस बता सकती हैं? प्रोएक्टिव और रिएक्टिव प्रोएक्टिव, जी सर, प्रोएक्टिव अप्रोच जनरली जो हमारे प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं वो सब होते हैं। रिएक्टिव अप्रोच वाज लाइक कि एक डेंटिस्ट अपने क्लिनिक में जो ट्रीटमेंट कर रहा है वो रिएक्टिव अप्रोच होगा, वाइल कोई एडमिनिस्ट्रेटर या जो बड़े लेवल पे हेल्थ केयर पॉलिसीज चल रही हैं, जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर पॉलिसीज चला रही है, तो वो प्रोएक्टिव अप्रोच है सर। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने पर भी क्या होता है, जो भी अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो तब तक सामने नहीं आती जब तक एक बड़ा रूप ना ले। तो उस केस में आपको बैकवर्ड जाना पड़ता है, रिएक्टिव से प्रोएक्टिव जाना पड़ता है। तो उस केस में आपका अप्रोच क्या होगा? सॉरी सर। कोई बात नहीं। अच्छा, ये बता कि जो डेंटल सर्जन है वो एक गेजेटेड ऑफिसर है, ये किस क्लास के अंदर आता है? सर, क्लास 2 गैजेटेड ऑफिसर। इसके अंदर क्या-क्या अथॉरिटी है? सर, सीएचसी लेवल पर बेसिक ट्रीटमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, पब्लिक अवेयरनेस कराना, स्कूल ओरल हेल्थ कैंप्स करवाना एंड नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम में एक्टिव पार्टिसिपेशन करना एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन संभालना जो हॉस्पिटल रिलेटेड है सर, लाइक रिकॉर्ड मेंटेन करना केसेस को प्रॉपर, ताकि ये पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में ये रिकॉर्ड फिर काम आता है सर। आपने बोला कि रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है? जी तो सर। रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद एक पोर्टल में डालना पड़ता होगा। पोर्टल में तो डालना ही पड़ता होगा। उस पोर्टल का नाम क्या है? सर, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है सर। हेल्थ मैनेजमेंट इसके बारे में आपको जब आप सर्विस ज्वाइन करोगे ना तब बता दिया जाएगा। अच्छा, और पीएससी और सीएससी में आप किसको रिपोर्ट करोगे? आपके ऊपर कौन सा ऑफिसर होगा? सर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर। गुड गुड। और अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपकी पोस्टिंग हुई तो? सर, सीएमएचओ सर, सिविल सर्जन सर हॉस्पिटल में है एंड सीएमएचओ सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर। वेरी गुड। अच्छा, 2024 में एक मर्जर हुआ था पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और एक और डिपार्टमेंट का, वो दूसरा डिपार्टमेंट क्या था? सर, लोक स्वास्थ्य एंड कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण विभाग दोनों को मर्ज करके बनाया गया था सर। इसका मोटिव क्या था? सर, मर्जर का मोटिव, हाँ, कोई भी मर्जर होता है ना, कोई भी स्कीम आती जी, है जी। गवर्नमेंट की, उसका एक मोटिव होता है, उसके पीछे उसका एक एजेंडा होता है। तो उसका इसके पीछे क्या एजेंडा था? कुछ स्ट्रीमलाइन करना था, दो चीजों को स्ट्रीमलाइन करना था। वैसे दो चीज क्या थी? सर, इसको पढ़ना पड़ेगा, है कोई बात नहीं, आप नॉलेज। पढ़ेंगे। जी सर। अच्छा, ये हाँ, पूछिए। और एक और बात है, जो ये पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ये इसके किसके अंडर आता है, किस मिनिस्टर के अंडर आता है? सर, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं हमारे हाँ, मध्य प्रदेश के। उनके पास कोई और भी कैबिनेट है क्या? कोई और भी मिनिस्ट्री है? सिर्फ इनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री है?
सर है, बट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। मैंने पढ़ा है सर, है। कोई बात रिकॉल नहीं। नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, आयुष्मान जो मिशन है, जो आयुष्मान स्कीम है, उसके लिए कितना बजट एलोकेट हुआ है? रफली टेंटेटिव आइडिया। सर लगभग 9% ऑफ हेल्थ बजट, यूनियन हेल्थ बजट। अच्छा, और हेल्थ बजट कितना है? 1 लाख करोड़ के ऊपर या नियर अबाउट 1 लाख करोड़ हेल्थ, यूनियन हेल्थ बजट सर। अच्छा, और पूरे एमपी में जितने भी हॉस्पिटल है उसमें टोटल नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं डॉक्टर के पास में? नंबर ऑफ बेड्स सर आइडिया नहीं है इसका। कोई बात नहीं, आप पढ़ के जाएगा। और पीएससी कितनी है और सीएससी कितनी है? रफली आइडिया, रफली पीएचसी नियर अबाउट 1700 है एंड सीएचसी 138 है शायद, मैंने पढ़ा है सर। कोई बात नहीं, ठीक है। ओके अमृत जी, मैं थोड़े से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने एक्सट्रैक्शन किया, ठीक है डॉक्टर साहब, तो जी सर। अगर उसमें टूथ लेफ्ट रह गया तो आपके क्या प्रोसीजर्स होंगे? आप आरसीटी कर रहे हो और गलती से वहां पे रह गया, आपके क्या प्रोसीजर्स होंगे? सर इंस्ट्रूमेंट रह गया या टूथ रह गया? टूथ के रूट में टूथ रह का गया, कुछ हिस्सा रह गया। कुछ रह अच्छा। सर मैं पेशेंट को इन्फॉर्म करूंगी सबसे पहले एंड एक्सरे करके देखूंगी कि क्या पोर्शन कहाँ पर रह गया है, कितना। यदि मैं उसको रिट्रीव कर पाई तो इट्स ओके, बट मैं नहीं तो फिर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास उनको रेफर करूंगी सर। ठीक है, आप डीएमएफटी इंडेक्स जानती हैं, उसके जी बारे में सर, बताइए। जी सर। सर ये डेंटल केरीज के लिए की प्रेवलेंस देखने के लिए ये पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर है, जिसमें हम डिकेड टीथ ड्यू टू डेंटल केरीज, मिसिंग टीथ ड्यू टू डेंटल केरीज एंड फिल टीथ को हम एग्जामिन करते हैं। और ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? सर 0.7 to 1 parts per million। 1.2। ओके। एंड आप ये बताइए कि विलेजेस में अगर आप पोस्टेड हैं, आप कैसे अवेयरनेस फैलाएंगे? जैसे कोई पेशेंट है, जैसे आपने ट्राइब की बात की, और ट्राइब्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लिटरेट नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत राइट। अनलिटरेट है, मतलब इनलिटरेट है, और बहुत सारी अनएजुकेशन है, वो डर रहे हैं, आपको कहीं पे भेजा गया है, तो आप कैंप लगा रहे हैं, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? अगर आपको एक अथॉरिटी मिल रही है तो आप कैसे मैनेज करेंगे और उस कैंप को सक्सेसफुल रन कैसे कराएंगे, ये चीज? सर अगेन मैं वहाँ पर जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स आशा हैं और आप उनको। क्या प्रोसीजर्स वहां करेंगे उस वक्त कैंप के? ओके सर। मतलब अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, और अपनी, अगर मैंने आपको पूरी अथॉरिटी दी आपके सीनियर्स ने कि आप ही पूरा टीम सेट करो, और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आपके साथ जाएंगे, क्या डेंटल प्रोसीजर्स रहेंगे, और कैसे आप उस चीज को मैनेज करोगे? सर मैं बेसिक डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स लेकर जाऊंगी अपने साथ, और अपने जो सबॉर्डिनेट्स रहेंगे, जो मेरे सबॉर्डिनेट टीम जो मुझे मिलेगी, लाइक आशा वर्कर्स एंड एएनएम, उनको भी साथ में लेके जाऊंगी। कुछ मॉडल साथ में कैरी करूंगी सो दैट कि मैं उन्हीं की लैंग्वेज में उनको समझा सकूं। वहाँ के जो आशाज हैं उनकी मदद लूंगी, और मेरी कोशिश ये रहेगी। ऐसा क्या होता है सर कि जो विलेजर्स होते हैं वो थोड़ा अपने मुखिया की बात ज्यादा सुनते हैं, तो जो उनके मुखिया रहेंगे या जो उनके ट्रेडिशनल हीलर्स होते हैं सर, उनको वो ज्यादा मानते हैं। तो मैं उनको वो ट्रीटमेंट समझाने की कोशिश करूंगी, उनको वो अवेयरनेस दिलाने की कोशिश करूंगी, ताकि वो अपनी कम्युनिटी को समझा सके सर। ये एक पॉइंट है जो बहुत ऑफिसर्स पहले यही करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आप इंटीग्रिटी चुनना चाहेंगी कि एम्पैथी चुनना चाहेंगी? दोनों में से क्या चुनना चाहेंगे इस पूरे प्रोफेशन में? आपके पास पेशेंट, आपको पेशेंट के लिए इंटीग्रिटी रहेगी या एम्पैथी रहेगी? सर दोनों का बैलेंस। कैसे? सर देखिए, जैसे सपोज दैट एक पीडो पेशेंट आता है, सो मुझे उसके लिए एम्पैथी भी दिखानी होगी कि हाँ ओके, उसको पेन हो रहा है और एंशियस है, तो इट्स ओके। बट जहाँ वो मेरी बात नहीं सुनेगा तो मुझे थोड़ा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू भी उसको ट्रीटमेंट देना होगा। सो इसमें कहीं ना कहीं उसकी पेशेंट की जो इंटेग्रिटी है वो थोड़ा हो सकती है। तो आप किस चीज को पहले प्रेफरेंस देना चाहेंगे, इंटीग्रिटी को या फिर एम्पैथी को? दिस इज द मोस्ट वेरी लेजिटिमेट क्वेश्चन while an non dental surgeon will ask while the interview, because with a dental surgeon another panel will sit who are the IS officers, bureaucrats. पेशेंट की इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बिकॉज पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट का ही, हम पेशेंट के लिए ही बेसिकली ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सो वो ज्यादा जरूरी है बजाय एम्पैथी के।
ठीक है। अगर आपकी एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको ऐसी जगह पोस्टेड है जहाँ पे थोड़ा कम्युनल लेवल और भी जैसे यूपी में अलीगढ़ है या फिर कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे कम्युनल जैसे होने बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो आप उस चीज में ऐसे सिनेरियो में क्या क्या आप मेजर्स लेंगे, और जो अभी अटैक्स हो रहे हैं डॉक्टर्स पे या डेंटिस्ट पे, आप उस सिनेरियो में कैसे चीजों का हैंडल करेंगे अगर ऐसा मास एक्सप्लोड होता है या फिर ऐसी चीजें होती हैं? सो आपका लाइन ऑफ कंट्रोल क्या रहेगा? सर मैं अपनी सीनियर्स को सबसे पहले नोटिस में लाऊंगी, इस तरह के कुछ प्रॉब्लम होती है तो, और जो लोकल प्रशासन है सर उसकी भी मदद लूंगी। और सर कुछ एक्ट्स हैं इंडियन पीनल कोड के जो हमारे फेवर में बोलते हैं, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। सर मैंने पढ़ा था पर अभी मैं भूल गई हूँ। कोई बात नहीं। Whatever ठीक है, you पढ़ want. लीजिएगा। जी सर। ठीक है, जी आप मैम। जो भी वहां बोलेंगे याद रखिएगा वो चीज आपको आनी चाहिए, नहीं आती है तो आप उस चीज को छुएंगे नहीं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर उसी से पूछेगा। यस डॉक्टर लेशो, आप कुछ पूछना चाहते हैं मैम? हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ जैसे कि आपने इलिटरेट पॉपुलेशन और विलेजर्स की बात करी है, सपोज आप कैंप में जा रहे हो, ठीक जी है? मैम। वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भी टोबैको प्रेवलेंट एरिया है, वहाँ पे लोग गुटखा, तम्बाकू सब बहुत खाते हैं। तो आपके पास वही ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट मान लीजिए आ रहे हैं, तो उसमें आपको आपके दिमाग में आता है कि अरे ये तो टोबैको च्यूअर है 20 प्लस ईयर से, इसमें मुझे ओरल स्क्रीनिंग सबसे पहले करनी चाहिए। तो आप उसके स्टेप्स, आपको कुछ आइडिया है ओरल स्क्रीनिंग में हम कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं हम उसमें? मैम सीक्वेंस प्रॉपर याद नहीं मैं है ये मैम। पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप स्क्रीन कर रहे हो किसी प्री कैंसरस कंडीशन को, तो आप उसमें जो स्क्रीनिंग करते हो, उसमें सबसे पहले आप क्या देखते हो? मैम म्यूकोजा का कलर कंसिस्टेंसी देखती हूँ, हेल्दी है नहीं है। ओरल म्यूकोजा पे यदि कोई लीजन है तो नॉन हीलिंग टाइप का अल्सर तो नहीं है, एंड नॉन हीलिंग अल्सर है तो वो उनसे पेशेंट से पूछूंगी कि कब से है। इफ इट इज मोर देन 3 वीक्स देन ओनली वी कैन प्रिडिक्ट एक्चुअली। जब तक हम बायोप्सी नहीं कर लेंगे तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि इट इज कार्सिनोमा। एंड ओके, डिपेंडिंग ऑन वाइट लीजन और मतलब पैचेस हैं या इंड्यूरेशन है, ये सब भी हम कार्सिनोमा केस में देखते हैं मैम। ठीक है। ओरल कैविटी के अंदर कौन से ऐसे 3 साइट्स हैं जो मोस्ट प्रेवलेंट होती हैं, जो आपको 100% चेक करनी ही है स्क्रीनिंग में? आप सपोज आपके पास टाइम नहीं है या आपके दिमाग से निकल गया या जो भी है, ओके 3 ऐसी साइट्स होती हैं ओरल कैविटी के अंदर जो हमें ज़रूर देखनी है, तो उनके बारे उनका नाम आप बता सकते हो? मैम, बकल म्यूकोजा एंड टंग एंड देन लिप आल्सो। ठीक है, इसमें जो आपने आंसर दिए उसमें से एक ही करेक्ट है, वो भी पार्शियली करेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। श्योर मैम। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो लेटरल साइड ऑफ टंग हमें देखना है ज़रूर, ठीक है? फ्लोर ऑफ द माउथ देखना है। बक्कल म्यूकोसा के बगल में लेट्रोमोलर पैड होता है, वो देखना है। ओके मैम। ठीक है, तो ये आंसर आप थोड़ा इसके बारे में देख लीजिए, क्योंकि प्री कैंसरस Sure. कंडीशन रीजन्स के पेशेंट आपको डेली बेसिस पे ओपीडी में मिलेंगे, तो इस बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। श्योर मैम। नॉन हीलिंग अल्सर ग्रेटर देन 2 वीक्स, ग्रेटर देन 2 वीक्स। ओके मैम। ठीक है? तो इसमें जैसे कि बहुत ही अनपढ़ पेशेंट है, उसको कुछ नहीं पता इस बारे में, आपके पास आता है कि मैडम हमारा मुँह नहीं खुल रहा, हमारे मुँह में सिर्फ एक ही सिंगल जा रही है, हम खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो इसमें वो कहेगा ठीक कर दीजिए, दवाई से ठीक हो जाएँगे, तो आप इसमें पेशेंट को कैसे समझाओगे? कैसे उसको काउंसिल करोगे कि वो टोबैको खाना छोड़ दे, या नहीं खाना छोड़ रहा है, आप उसको कैसे उसको कन्विंस करोगे कि वो हायर सेंटर पे चला जाए एटलीस्ट? ओके मैम। मैम मैं उसको पिक्चर्स दिखाऊंगी कि उसके साथ ये प्रॉब्लम है, और उसको समझाऊंगी ये इतने आसानी से नहीं जाएगा, क्योंकि काफी लंबे समय से उसने टोबैको च्यूइंग हैबिट या पर्टिकुलरली अरेका नट को उसने जो रखना चालू किया उससे फाइब्रोसिस हो गया है। मतलब उसको आम भाषा में समझाऊंगी कि वहां पर धागे बन गए हैं और इस कारण से म्यूकोजा मुंह उसका खुल नहीं रहा है, और ये इस जगह पर नहीं हो सकता है। उसके लिए एक स्पेशलिस्ट चाहिए जो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। आपको उसको उसी की लैंग्वेज में समझाना है। ये आपने काफ़ी काफ़ी बार मेंशन किया है ना, तो इसलिए इस सिचुएशन में ये ज़रूर बोलिएगा, जी जी। अगर पूछा जाता है तो। ठीक है? और दूसरी चीज़ फ़ॉलो अप। फॉलो। ओके मैम। ठीक है। फ़ॉलो अप जब मेरे सीएचसी सेंटर पे हो सकता है। ओके मैम। मैम एक सवाल है, अगर आपके पास सिर्फ एक फोर्सेप है, ठीक है, बहुत लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, और आप जैसे मैम ने बताया कि ओपीडी में 100 से ज्यादा पेशेंट आ जाते हैं, और उस वक्त आपके पास 30-40 पेशेंट और उस वक्त आपका स्टाफ भी नहीं आया, अक्सर ऐसा होता है, और आपको अकेले हैंडल करना है, तो आप कैसे हैंडल करोगे इस सिचुएशन? ये बहुत प्रैक्टिकल है जो आपको कभी कभी ना कभी फेस करना पड़ सकता है। सर कोल्ड स्टरलाइजेशन जैसा भी कुछ नहीं रहेगा क्या सर? हाँ नहीं है।
वो एक ऐसा सिनेरियो दे रहे हैं, एक्सट्रीम कंडीशन की बात हो रही है। हाँ, एक्सट्रीम कंडीशन में। डॉक्टर साहब आपका वीडियो नहीं आ रहा। सर कुछ तो भी इशू आ रहा है मोबाइल में। कोई बात नहीं। अच्छा, आप कर लीजिए, कर लीजिए। आप वापस से ज्वाइन कर लीजिए। हाँ। हाँ, हाँ, ठीक है, आ गया। यस, टेल मी। हाँ, हाँ, बताएं, आप दिख रहे हैं डॉक्टर साहब। हेलो। सर आई एम नॉट गेटिंग, ये कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ये हाँ, सबके मोबाइल पर भी आ रहा है। ये God इंडियन knows what गवर्नमेंट it ने is कुछ happening. वो दिया है, इंडियन गवर्नमेंट का आ रहा है इमरजेंसी वो ये सब बस एक हाँ, एक okay. मॉक ड्रिल है। हाँ, आपको मॉक मॉक ड्रिल के ड्रिल भी हो रहा है। क्वेश्चन पूछूंगा। इट्स अ मॉक ड्रिल from the ministry that if some natural things happens like cyclone or that, so it's they are just Okay. testing. Just ignore that. Just tell me one thing. What are the mock drills during the PSC if it comes? Can you मॉक please ड्रिल्स repeat? आपके पीएससी में क्या आपको करवाने चाहिए? आपके अथॉरिटीज आपको क्या मॉक ड्रिल्स बोलेंगे करने के लिए, आपको पता है? No, sir, I have no idea. ठीक है। ओके, डॉक्टर राम आप पूछ सकते हैं सवाल। हाँ, डॉक्टर राम राम गोपाल जी। ओके, अभी वो लग रहा है अवेलेबल नहीं है। हाँ, अमृत जी आप सवाल कर सकते हैं। सपोज करिए आप एक ऐसे डिपार्टमेंट में पोस्टेड हो चुकी हो जहाँ पे आपको पेपर पे तो बहुत सारी अथॉरिटी है, पावर है, बजट भी है, बट रियल में कोई पावर नहीं है, कोई बजट नहीं है, तो उस केस में आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे मैनेज करोगे? ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। No idea. कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, मान लो अभी जब आप रिटायर होगी आज से 30 साल बाद या कितने साल बाद भी, तो आप क्या चाहोगी कि आपके जूनियर्स हैं वो आपकी कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक वो इनहेरिट करें? सर अपने पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, उनके साथ ऑनेस्टी मेंटेन करें सर। आपने अपने प्रोफाइल में लिखा है कि आप इमोशनल हैं, तो आप कभी-कभी क्या होता है ना कि आप एक डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट का इलाज करते वक्त इतने सारे पेशेंट आते हैं कि वो इमोशनली नम हो जाता है, वो फील नहीं कर पाता है। तो उस केस में आप एम्पैथी थोड़ी कम हो जाती है, तो उस केस को आप कैसे अवॉइड करोगे? सर ये यूजुअली मेरे साथ होना मुश्किल है क्योंकि मैं 2 बच्चों की मदर हूँ, तो वो फैक्टर मेरे साथ काम आ जाता है, तो वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं नम हो पाऊँगी सर। ठीक, ओके। ठीक है। Okay, ये my question. हाँ, Can I ask डॉक्टर Dr. Ram? तारिक, जी सर। डॉक्टर तारिक आप पूछिए प्लीज। Dr. Ram, I just want to know कि suppose जो criticisms आते हैं peers के थ्रू, क्या-क्या आते हैं और उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? Sir, your voice is not audible clearly. I'm saying it once more. जैसे आप criticism जो आपको मिलते हैं from peers, Yes, sir. वो what kind of criticism do you face और आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो मेरे साथ वही प्रॉब्लम होती है कि मैं सबको मना नहीं कर पाती हूँ और उस चक्कर में वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट स्टिल आई एम प्रैक्टिसिंग और मैं कोशिश करती हूँ उसको बैलेंस करने का। बियॉन्ड द लिमिट जाके किसी को नहीं उतना एंटरटेन करती हूँ। राइट नाउ अब मैं अपने ऊपर फोकस कर रही हूँ सर। डॉक्टर श्याम, मैं पूछ सकती हूँ क्वेश्चन? पूछिए डॉक्टर। हाँ डॉक्टर उपासना, सपोज आप अपनी सीएचसी पे ओपीडी में हो, ठीक है? Yes, और ma'am. आपने वही रेजिडेंस में ले रखा है, आप वहीं रहते हो कैंपस में ही, और आप लंच ब्रेक के लिए अपने रूम में चले गए। उतनी देर में आपके ओपीडी में कोई और स्टाफ नहीं है, आपके पास कोई पेशेंट आ जाता है और वो देखता है कि डॉक्टर साहब तो है ही नहीं, चेम्बर खाली है, Okay. और वो आपकी जाके सीएमएस से कंप्लेन कर देता है कि डॉक्टर साहब तो है ही नहीं जब भी आते हैं, और वो ये चीज उसमें ऐड करता है कि जब भी आते हैं डॉक्टर साहब मिलती नहीं है, और आपके सीएमएस आपको कॉल करते हैं, तो आप उनको कैसे रिएक्ट करोगे? इमीडिएट रिएक्शन आप इस चीज को कैसे हैंडल करोगे? आप उनको क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? क्योंकि बगल में पेशेंट, वो जो पेशेंट आया वो भी खड़ा हुआ है, उसको भी पॉजिटिव आंसर चाहिए, और आपने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की है, तो आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? ओके मैम, ऐसा कई बार हो सकता है। मैं काम डाउन रहूंगी, सबसे पहले इंस्टेंट रिएक्शन नहीं दूंगी। और अगर सीनियर ने बोल भी दिया तो मैं हाइपर नहीं होंगी, मैं पोलाइटली उनको आंसर करूंगी, सिचुएशन समझाने की कोशिश करूंगी और आगे यही बोलूंगी कि सर आगे दोबारा से इस तरह से नहीं होगा। आप उनको ये कह सकती हैं कि
मैं लंच ब्रेक के लिए गई थी बिकॉज़ दैट्स माय राइट, और उतनी देर में अगर पेशेंट आ जाता है तो उसमें मेरी गलती नहीं है, और मैंने पेशेंट को ट्रीटमेंट करने से डिनाई नहीं किया है। अगर वो आ जाता है, किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, तो उसमें आप जो है नहीं है कल्प्रिट। तो आप उनको ये बोल सकते हैं, वहाँ पे जाके सीएमएस सर के ऑफिस में पेशेंट को कामली समझा सकते हैं और उनको Okay. बोल सकते हैं कि ये सिचुएशन है। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, आर यू अवेयर अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंटल पेन जो अलग-अलग सिचुएशंस होती हैं? Yes, ma'am. कैन यू Severe इलैबोरेट सम? सिवियर थ्रॉबिंग पेन जो होता है, सॉरी एक्यूट पेन होता है, जो कि या क्रोनिक लिंगरिंग पेन भी होता है जो लंबे समय तक रहता है। एक्यूट पेन में तुरंत जैसे कुछ खाया एंड उससे ट्रिगर हो गया और फिर कुछ समय बाद सबसाइड भी हो गया, बट क्रोनिक पेन कंटिन्यूसली बना रहता है, कभी भी हो जाता है और फिर सबसाइड हो जाता है। ये तो And- आपने पेन का डिफरेंशिएशन कर दिया, क्रोनिक और एक्यूट। मैं डेंटल कंडीशन पूछ रही हूँ, जैसे कि एक्यूट पल्पाइटिस हो गया या सपोज पेरिकोरोनाइटिस हो गया, ये मैं हाँ, आपसे ये पूछना चाह रही थी। तो इसमें Okay. 4-5 सिचुएशन होती है बेसिक डेंटल सेटअप में, जैसे एक्यूट पल्पाइटिस, पेरिकोरोनाइटिस, एक्सट्रैक्शन के बाद का जो पेन होता है, एक सिचुएशन ये हो Post गई है, extraction pain, या yes, हाँ, या फिर Okay. पेरिपाइकल एब्सिस। ओके मैम। ये मतलब टेंटेटिव सिचुएशंस हैं जो आपके पास डे टू डे ओपीडी में आती हैं। तो इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं, या आप उसमें सेम एंटीबायोटिक दोगे या एनाल्जेसिक कौन सा दोगे, इसमें थोड़ा आप बताइए मुझे। सपोज आपके पास एक्यूट पल्पाइटिस का एक पेशेंट है, एक पेरिकोरोनाइटिस का पेशेंट है, दो अलग अलग हैं सिचुएशंस। इसमें आप एनाल्जेसिक क्या दोगे और एंटीबायोटिक क्या दोगे? मैम एनाल्जेसिक ibuprofen is safe, and एंटीबायोटिक यूजुअली मैं एंटीबायोटिक यूं ही नहीं प्रिस्क्राइब करूंगी। यदि लोकलाइज पेन है तो मैं उसको इंसिजन ड्रेनेज के थ्रू करूंगी, एंड जैसे सपोज दैट पेरिकोरोनाइटिस का पेन है तो मैम उसमें अमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं एज एन एंटीबायोटिक। तो एक्यूट पल्पाइटिस में आप एंटीबायोटिक देंगे? मैम यदि लोकली ट्रीट हो जाएगा तो इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे, एंड सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है, लाइक उस पेशेंट को फीवर आ रहा है या बॉडी पेन, मतलब और भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं दूंगी। और एक्यूट पल्पाइटिस में यूजुअली एज एन एडजंक्ट काम करती हैं एंटीबायोटिक्स। एक्यूट पल्पाइटिस में जैसे आपने बताया ना अभी डॉक्टर उपासना की लोकलाइज्ड एरिया में रहता है, तो एक्यूट पल्पाइटिस होता ही यही है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वाइटल पल्प में रहता वाइटल है। पल्प में, राइट मैम। तो उसमें सिस्टमिक का कोई इशू नहीं है, तो उसमें हम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट देंगे, ओरल Okay. हाइजीन इंस्ट्रक्शंस, और सिर्फ एनाल्जेसिक से आपका ट्रीट हो जाएगा। पेरिकोरोनाइटिस में हम देते हैं देते हैं। एंटीबायोटिक्स। यस। ठीक है डॉक्टर तारिक, आपके कोई सवाल है? ऑलमोस्ट सारे सवाल तो आप लोगों ने किए हैं, मुझे जो जानना था मैंने देख लिया। ठीक है, तो यू आर प्लीज कैरी ऑन। ठीक है। डॉक्टर राम, आप कुछ पूछना चाहेंगे? No, राम thank सर। you. Actually, my network is creating some problem here. ओके सर, नो प्रॉब्लम। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा डॉक्टर उपासना। कुछ Yes, sir. ड्रग ऑफ चॉइस आप क्या रखते हैं अनग में, ANUG? ड्रग ऑफ आपको चॉइस, आप अनग में क्या रखते हैं ड्रग ऑफ चॉइस? ANAG, acute necrotizing ulcerative gingivitis. Okay, sir. Metronidazole is my drug of choice. ओके। अगर आपके पास एक पेशेंट आता है और वो एनाफाइलेक्टिक शॉक में चला गया है, तो आपका क्या मैनेजमेंट होगा और उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा? So anaphylactic shock में usually हम adrenaline देते हैं सर, 1:1000 dilution, and IV fluids देते हैं, और referral के लिए हमेशा ready रहते हैं सर। क्लिनिकल साइंस Vital क्या है monitor सर। क्लिनिकल साइंस क्या है कि आपको पता चलेगा वो शॉक में गया है, एनाफाइलेक्टिक शॉक? So blood pressure down होना, dropping of blood pressure. मेन सिम्टम्स। सॉरी, आप पानी पीना चाहते हैं तो पी लें। Yes, sir. या यू कैन। Thank you. Just a go. Mind the sir. आप ये बताएं क्या मेन सिम्टम्स होंगे कि आप बताएंगे एनाफाइलेक्टिक शॉक में है पेशेंट? So sudden dropping of blood, breathing issues होंगे, रैशेस होंगे, Rashes itching होगी होंगे, बहुत itching ज्यादा, होगी। बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत एंशियस होगा, वो जी, तुरंत उठ के जी। भागना चाहे, ये सारी चीजें होती है जब वो शॉक में जा रहा हो। ठीक है, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो?
सब वाइटल्स को मॉनिटर करना, सबसे पहले तो सर एड्रेनालिन देंगे हम आईएम रूट से, एंड पेशेंट को सबसे पहले आईवी एड्रेनलिन फ्लूइड्स दे दोगे देंगे। पेशेंट को? नहीं। देखिए आप वन बाय वन बताइए आप कैसे ट्रीट करेंगे, अगर आपके सर सामने पेशेंट एंटीहिस्टामिन्स देंगे नहीं, एंड आईवी फ्लूइड्स। आप सबसे पहले सारे प्रोसीजर्स को रोकेंगे, ठीक? हाँ, ओके, इट्स एबीसी प्रोटोकॉल फॉर हाँ, पोजीशंस एबीसी आप फॉलो फॉलो करेंगे, करोगे, फिर एबीसी ठीक है ना, तब लाइक होगा। लाइक आप ये यस थोड़ी सर। ना कि कोई मास में है तो मैं तुरंत चेयर ले आके, आप पहले सारे के सारे उन सबको हटाएंगे, सारे प्रोसीजर्स को रोकेंगे, उन्हें सुपाइन पोजीशन में आप उनको पहले ट्रैक करेंगे ताकि पेशेंट थोड़ा नॉर्मल हो विद लेग एलिवेटेड, एंड देन यू विल गिव एड्रेनालिन एंड देन विल कॉल फॉर हेल्प एंड ऑल, एयरवे एंड ऑक्सीजन मेंटेन करेंगे, सारी चीजें, ठीक है? ये जी सर, प्रोसीजर, जी सर। ठीक है? अब आप ये बताइए कि आई एम और नॉट आईवी, बट व्हाई आई एम नॉट आईवी? आप उस वक्त जो आप इंट्रा मस्कुलर में देना चाह रहे हैं, आप इंट्रा सीधे आईवी क्यों नहीं दे? So no idea about this. इमरजेंसी इन डेंटल क्लिनिक प्लीज पढ़ के जाइएगा। पढ़ के Okay, जाइए, आपका थोड़ा सा हाँ। वीक है ये पॉइंट, ठीक है ना? Okay, पूछ सकते हैं। okay. अच्छा, सिंकोप और एनाफाइलेक्सिस में क्या अंतर होता है? So सिंकोप वेजोवेगल रिफ्लेक्स के कारण होता है सर, उसमें सेरेब्रल फ्लो जो है रिड्यूस हो जाता है, जबकि एनाफिलेक्सिस इज अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सर। ठीक है, ब्रोंकियोस्पाज्म वर्सेस एनाफाइलेक्सिस में आप क्या बोलोगे? ब्रोंकोस्पाज्म में सर ब्रोंकियोल्स में डिफरेंस कैसे है? देखिए ब्रोंकियोस्पाज्म में वीज साउंड आती है, वीज बीस एस्थमेटिक्स में जो होता है, जी सर। वीज जब आप वीज सांस sound, लेते हो हाँ, ना तो आपकी हाँ, घर्षण हाँ, सी आती है, वीज साउंड राइट आता है, राइट सर। उसको ब्रोंकियोस्पाज्म कहते हैं। और जब एनाफाइलेक्सिस और ब्रोंकियोस्पाज्म में आप देखते हो तो स्किन और उसमें डिफरेंसेस आते हैं, आप समझिए, बहुत देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन इट, ठीक है? जी सर, आप इमरजेंसीज पढ़ के जाइएगा, बहुत जरूरी है, श्योर सर। ठीक है? डॉक्टर अब उपासना, आप डेंटल सेटअप में ब्लीडिंग के बारे में, जो इमरजेंसी है थोड़ा वीक है, लेकिन आप कुछ बता सकती है? जैसे सपोज जी आपने सर, एक्सट्रैक्शन जी किया मैम, किसी जी मैम। पेशेंट का, बहुत ही इजीली एक्सट्रैक्शन हो गया, लेकिन पेशेंट जो है 40-50 इयर्स ऑफ एज, फीमेल पेशेंट है, और उसको अचानक से ब्लीडिंग होने लगी सॉकेट में से। आपने प्रेशर पैक सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए, तो उस केस में आप फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? मैम लोकल प्रेशर अप्लाई करूंगी सबसे पहले तो, देन मैम सर्जी सेल जेल फॉर्म भी आता है, 20 मिनट तक पहले मैं प्रेशर पैक अप्लाई करूंगी, देन 20 मिनट के बाद भी यदि नहीं रुक रहा है तो फिर मैं उसमें लोकल जो सर्जी सेल है, जेल फॉर्म है, उसको फिल करके देखूंगी। कीमोस्टैटिक एजेंट्स। यस मैम, कीमोस्टैटिक एजेंट्स अप्लाई ठीक है, करूंगी। सबसे पहले जो आप पैक अप्लाई कर रहे हो ना, उसमें जो हम जो कॉटन या गॉज जो भी यूज कर रहे हैं, उसमें लिग्नोकेन और एड्रेनालिन जो आप सोल्यूशन यूज करते हो एनेस्थीसिया के लिए, उसको सोक करके और उसको प्रेशर के साथ जो आपने बताया उसको करेंगे, तो 50% ऑफ पेशेंट में उसी से ब्लीडिंग जो है सबसाइड हो जाती है मेजोरिटी ऑफ केसेस में। Okay. और सर्जी सेल हीमोस्टैटिक एजेंट जनरली क्या है, सीएचसी में अवेलेबल नहीं होता है। अगर आप लेके आते हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप डिमांड करोगे मिलेगा। बट ये है मेन जो आपका आंसर है, ये होना चाहिए। Okay. सबसे पहले तो डॉक्टर श्याम ने कहा कि हम सारे प्रोसीजर्स रोक देंगे, वो तो बोलना ही है। हाँ ओके, वो मेरा मिस हो गया था मैम, सॉरी फॉर दैट। नहीं, ठीक है। आई ये प्रैक्टिस। है, आप सबसे पहले यही करते हैं। और मॉक ड्रिल्स जो होते हैं, सबसे पहले आप ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां पे आपकी सेफ्टी सबसे ज्यादा मैटर करती है, और आप जितने भी पेशेंट्स हैं आप उनको आइसोलेट करेंगे, वहां से निकालने में सबसे पहले आपका ये रोल होता है, ठीक है? कुछ फाइनल क्वेश्चंस अब आपसे सारे पैनल एक एक पूछ One, लेगा yeah, और yeah. फिर हम आपको फीडबैक Dr. Upasana, हाँ, जी सर। डॉक्टर राम, आपके कुछ I have one फाइनल question for you. डॉक्टर Uh, राम, आपके कुछ फाइनल क्वेश्चंस, हाँ बताएं। yeah. I have one question. Which medical college in MP recently installed the state's first AI-driven robotic surgery system? Do you know it? Yes sir, I have read about it. Yeah. First AI-driven robotic surgery system has been installed. एम्स Yeah, भोपाल it's, सर। yeah, good, very good. It's a right answer. ठीक है, Good. ओके, थैंक यू सर। अमृत आपके लास्ट, डॉक्टर अमृत आपके लास्ट क्वेश्चंस। सपोज करिए आपके पास एक लिमिटेड बजट है, ठीक है, जी सर। और आप उस लिमिटेड बजट में आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप हाई एंड हॉस्पिटल खोल सकती हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि आप 1000 विलेजर्स को हाइजीन डेंटल किट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो किस ऑप्शन पे आप जाओगी, क्या अप्रोच करोगी, और ऐसा क्यों करोगी? सर सेकंड ऑप्शन में जाऊंगी, क्योंकि वहाँ मास लेवल पे लोगों की मैं मदद कर पाऊंगी, बजाय एक जगह पर इतना सारा Very पैसा। Very बहुत good.
Very good, very good, very good answer. थैंक यू ठीक ठीक ओके डॉक्टर रेशु मैम आपके फाइनल हाँ जी, क्वेश्चन मैं डॉक्टर पासा ये पूछना चाहती हूँ, सपोज 6 मंथ्स के लिए आप रूरल किसी सीएससी पे पोस्टेड हो, 6 मंथ्स हो Yes, गए ma'am. आपको, यस मैम आपने बहुत डिमांड करी है, आपने इंडेंट काफी सारे भेजे कि हमें ये सामान चाहिए, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, आपकी कोई डिमांड फुलफिल नहीं हुई, आपके पास वही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हाउ कैन यू इंश्योर दैट मैक्सिमम पेशेंट रिलीफ मिले आपको विद मिनिमम जो आपके पास रिसोर्सेज है, ये आप चीज कैसे करोगे? मैम नो आइडिया अबाउट मैक्सिमम पेशेंट रिलीफ मिले आपके मिनिमम रिसोर्सेज से, ये चीज आपको आनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल। यही आपको फेस करना है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है ठीक है 6 मंथ तो मैंने आपको एक आइडिया दिया है, इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा, नहीं होगा तो गाइड यू फॉर मैम एट प्रेजेंट आई हैव नो आइडिया हाउ टू मैनेज सच सिचुएशन इसमें आप ये कर सकते हो ना, जैसे आपका जो पेपर वर्क है, सबसे पहले तो वो कंप्लीट होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप आप अपने सीएमएस को दे रहे हो एप्लीकेशन, फिर वो सीएमओ को Okay. फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये आपके पास होना चाहिए एंड रिपीटेड आफ्टर 3 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स। उसके बाद अगर आप बोल रहे हो कि आप बहुत एम्पैथेटिक हो या आपके पास इनकम सोर्सेज ठीक है, तो आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप अपने डेंटल क्लिनिक में बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स, फिलिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी आपको लगता है कि वहाँ रिक्वायर्ड है जनरल ओपीडी में, आप अपनी तरफ से भी लेके आ सकते हो। आप और आपका जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है, हाइजीनिस्ट है या जो भी आपके अंडर काम करना है, आप इनको इतना थोड़ा स्किल्ड बना सकते हो इमरजेंसी सिचुएशन में, और जब ज्यादा पेशेंट होते हैं उस सिचुएशन में आपको ज्यादा से ज्यादा वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकें। और जैसे पेशेंट एजुकेशन है या कैंप ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपनी तरफ से भी आप कर सकते हो। ओके मैम तो ये कुछ चीजें हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, तो ये हो Sure. सकता है आपसे पूछा जाए। आई विल आस्क सम फाइनल रैपिड फायर क्वेश्चंस। अगर वाइट कर्डी पैच है, स्क्रैपेबल है, तो आप क्या डायग्नोसिस एक्सपेक्ट करते हो? सो ओरल कैंडिडियासिस ओके और अगर बर्निंग माउथ सेंसेशन है, रेड टंग है, एल्डरली पेशेंट है उसके पास, तो वो क्या? सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। डेंटल स्टोमेटाइटिस। अच्छा स्टोमेटाइटिस ओके सर सॉरी अच्छा जो अच्छा एल्डरली पीपल हाँ, ओके elderly है। सर एल्डरली देन डेंटल स्टोमेटाइटिस वेसाइकल्स दैट रप्चर टू अल्सर ऑन लिप, सो herpes acute herpes case Yeah. ठीक है, एंड पेनफुल यूनिलेटरल वेसाइकल्स अलोंग नर्व, painful unilateral वेसिकल्स vesicle हाँ अलोंग नर्व along now so varicella zosters herpes zoster अच्छा पेनलेस इंड्यूरेटेड अल्सर, एक्सर्टेड inverted margins, so syphilitic chancre I'm not so sure sir oral squamous cell carcinoma, अच्छा indurated okay sorry sir that I mistaken ठीक है। If the patient has severe pain 2 to 3 days after extraction, empty socket, what you will say? so dry socket alveolar osteitis Yes. Good. Punched out papillae होते हैं, bleeding and helictosis भी है पेशेंट के अंदर, तो आप क्या बोलोगे? so please repeat सी देखिए punched out lesions है, पेपिली जो है वो punched out है, punched out हाँ punched okay out है, ठीक है, और ब्लीडिंग हो रही है, और हेलियोस्टेटिस जो केस है वो भी so है, acute necrotizing ulcerative gingivitis जो मैंने sir अनक आपको उस वक्त पूछा था वो, जी सर ठीक है। फाइब्रस बैंड्स हैं, फाइब्रस बैंड्स हैं, रेड्यूस माउथ ओपनिंग है एरिया, तो जो हिस्ट्री होगी वो क्या होगी? so tobacco वो areca nut chewing होगी and oral submucosous fibrosis ठीक है। अब एक लास्ट जो कोपलिक स्पॉट्स होते हैं ऑन बकल म्यूकोसा, उसे क्या कहते हैं? मीजल्स कहते हैं। measles okay sir These are मैंने very पढ़ा basic था questions. ठीक है, रिकॉल नहीं था जी सर ठीक है। अब आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जी with सर male dominating society में once you are facing this, how you will look about yourself being a woman sitting in a place where many males are there, in the higher authority also, with your colleagues also, how you will manage, how you see if they try to stop you, and how will you react to the situations if they are not listening and they are mocking like what a woman can do, so what you feel like and how you will accelerate this situation in time. so I'll try to follow the rules and regulations whatever rules and regulation मैं उनके हिसाब से ही चलूंगी it's okay if they are mocking or doing whatever but मैं अपने जो moral principles हैं उनको follow करूंगी सर ठीक है, अगर आपकी पोस्टिंग बहुत दूर होती है आपके हस्बैंड से,
तो आप उस सिचुएशन में उस पोस्टिंग को लेना चाहेंगी कि नहीं? जी सर। आपका फैमिली उसको सपोर्ट करेगा? जी सर, मैं लूंगी उस पोस्टिंग को और डेफिनेटली जाऊंगी बिकॉज फैमिली इज माय स्ट्रेंथ। उनके ही कारण मैं इस फॉर्म को फिल किया था, या एग्जाम देने का मेंटल माइंड मेकअप मैंने उन्हीं से इंस्पायर होकर बनाया था। एक एनपीए मिलता है, जो कि एमपी में एक रूल है कि एनपीए नहीं भी मिलेगा तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस, तो आप क्या प्राइवेट प्रैक्टिस भी करना चाहेंगे सर? नो सर, बिकॉज मैंने काफी स्ट्रगल कर लिया हमेशा अपने सीनियर्स के अंडर। मेरी खुद की क्लिनिक कभी नहीं रही है सर, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब रहा है सर, तो मैं हमेशा किसी के अंडर में ही काम की हूँ सर। ठीक है, इट वाज अ वेरी नाइस इंटरव्यू डॉक्टर साहब। अब हमारे पैनल आपको आपका अपना फीडबैक देंगे। स्टार्ट करते हैं डॉक्टर रेशु मैम से। मैम, फाइनल फीडबैक टू द स्टूडेंट। डॉक्टर उपासना ने काफी प्रॉमिसिंग आंसर्स दिए हैं। बाकी कुछ एक एरियाज हैं जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन इन डेंटल क्लिनिक, ये आप देख लीजिएगा। बाकी आपका आप बहुत काम हो, ऐसे ही रहना है वहाँ पे। मॉक इंटरव्यू तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी ऐसे ही जाना है आपको, थैंक यू ठीक है। और आपने ये चीज भी बहुत अच्छी, जो चीज आपको नहीं आती है उसमें बिल्कुल घुसना नहीं है। जैसे डॉक्टर श्याम ने बोला है, अगर आपको नहीं, जैसे वाइवा में हम लोग करते हैं ना, जो चीज आपको नहीं आती है आप उसको बिल्कुल आपको मेंशन ही नहीं करना है। और आपका इंटरव्यू उतना लंबा नहीं चलेगा, हार्डली 15-20 मिनट्स मुझे लगता है, इससे ज्यादा, क्योंकि कैंडिडेट काफी ज्यादा होंगे ना। तो इसलिए आपको बस काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और जितना भी आपके पास नॉलेज है, बाकी जैसे आपको सर्विस रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो नॉलेज है ना, उसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस से सीखते हो। आपने कभी सर्विस की नहीं है, तो इनकेस अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कामली उसको मना कर सकते हो, या सिनेरियो आपने फेस नहीं किया आप ये उनको बता सकते हो। बाकी आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपकी जितनी नॉलेज है साइकोलॉजिकल, जो आपको जितनी आप कैपेसिटी आपकी है, उससे आप उतना आंसर दे सकते हो। अगर आपको नहीं उसके बारे में पता है तो आप कामली उसको रिफ्यूज भी कर सकते हो। बाकी जो इमरजेंसी मेडिसिन जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी आपका जो ओरल कैंसर स्क्रीनिंग है उसको स्टेप बाय स्टेप हाँ जरूर देख के जाइएगा। बाकी मेरा तो यही है कि आपका इंटरव्यू काफी अच्छा रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राम, आपका कोई फीडबैक? डॉक्टर राम, ओके, अमृत जी आपका फीडबैक प्लीज। देखिए, मेरे ख्याल से जो इंटरव्यू जितना एक्सटेंसिव यहाँ हुआ है उतना एक्सटेंसिव होने वाला नहीं है। ये तो आपको ऐसे प्रेशर में क्रिएट किया गया है। सही बात है। हाँ, प्रेशर, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप किसी में लैग कर रहे हो। ये बस ये दिखाया जा रहा है कि आप उस प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये वैसा ही कि अगर आप अधिक प्रेशर हैंडल कर लो, उससे कम तो अपने आप कर ही लोगे, इसलिए घबराना नहीं है। दूसरी बात ये कि जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो, जिस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट का ओवरऑल एक इंटीग्रेटेड नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए अगर नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसके आसपास एक आउटलाइन डिसाइड होती है किसी टॉपिक की, उसके आसपास की चीजें जानना जरूरी होता है। तीसरी बात है कि मुझे ऐसा लगा कि आपको नॉलेज बहुत है, बट उसको आर्टिकुलेट करने में थोड़ा सा और एक बेटर दिया जा सकता है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये मॉक इंटरव्यू था, और मॉक इंटरव्यू का पर्पज ही होता है कि आपके इस उस एरिया को, ग्रे एरिया को टच करना जहां आप लैग कर रहे हो, क्योंकि आप लैग कर रहे हो तो आपको पता है। और आप ये मत सोचिएगा कि इंटरव्यू इतना लंबा चलने वाला, इतना एक्सटेंसिव होने वाला, इतना एक्सटेंसिव नहीं होने वाला। 1 घंटा कोई नहीं लेने वाला, आराम से जाइएगा, आराम से करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरे ख्याल से आपने अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, डॉक्टर उपासना, आपको कैसा लगा ये मॉक इंटरव्यू? सर, इट वाज अ मिरर बेसिकली कि मैं कैसे परफॉर्म कर रही हूँ, देख सकती हूँ। है सर, कुछ एरिया मुझे अभी भी पॉलिश करने की रिक्वायरमेंट है सर। ठीक है, देखिए मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ। इंटरव्यू में सिर्फ क्योंकि आपकी नॉलेज जो है वो टेस्ट हो चुकी है, बिकॉज आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। इंटरव्यू में पैनल सिर्फ आपको ये देखते हैं कि आप प्रेशर हैंडल कैसे करते हैं, जैसे डॉक्टर अमृत ने कहा है। तो बस उसी माइंडसेट से जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि जैसे यहाँ पे आपने कुछ नहीं बताया, वहां पे अगर आप नहीं बता पाओगे तो इसका लोड नहीं लेना है, ठीक है। जितना भी आप प्रिपेयर कर सकते हो गिवन टाइम जो आपके पास है उतना कर लीजिए, बट बिल्कुल भी प्रेशर लेके नहीं जाना है। फिलॉसफी पर इंटरव्यू यही है कि आप प्रेशर कैसे हैंडल कर रहे हो, क्योंकि आपका टेक्निकल नॉलेज हो चुका है, क्लियर हो चुका है। आपको वो नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस आपसे देखा है कि आप प्रेशर कैसे हैंडल कर रहे हो। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना अबाउट योर पर्सनल लाइफ, या आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आपको प्रेशर जो होता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिकल आंसर दीजिएगा। इस तरीके के जो बहुत हाई फाई या जो थोड़े वैसे थ्योरेटिकल आंसर होते हैं ना, जो जैसे बोलते हैं कि नहीं मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ या ऐसा करना चाहता हूँ, वैसे ये सब नहीं आपको बोला है। जैसे आपने स्टार्टिंग में जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया था, मैं तो बहुत इंप्रेस हुई हूँ। उसी तरीके के आंसर देने हैं आपको। डॉक्टर रेशु बहुत जल्दी इंप्रेस नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए मैं बस ये कहना चाहूंगा, देखिए डॉक्टर साहब,
मुझे एक चीज आपकी बहुत अच्छी लगी, आप पूरे के पूरे साइकोलॉजिकली लेवल में अगर देखा जाए तो आप पूरे इंटरव्यू में आप कहीं पे भी आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। व्हेन यू आर नॉट नोइंग समथिंग देयर इज अ टेक विजडम टू से नो एंड कंटिन्यू विद द सेम स्पिरिट, बिकॉज सी दिस इज, वो ऑलरेडी आपको जानते हैं कि वो आपको सब कुछ आता है, ठीक है, आपसे वो बस सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं कि आप इस जॉब के लिए अभी आप तैयार हैं कि नहीं, तैयार है कि नहीं, वो चीज देख रहे हैं। मैं हमेशा एक कछुए और खरगोश की कहानी सुनाता हूँ कि खरगोश बहुत चालाक था, वो बहुत तेजी से जाके दौड़ता रहा और उसने ये सोचा कि कछुआ कभी नहीं जीत सकता, तो क्यों ना मैं कुछ देर आराम कर लूं और फिर फिनिश लाइन पे जाऊं। तो कछुए की तरह आपको रहना है, लास्ट मिनट तक अपने पे भरोसा रखना है और कभी भी ये चीजें नहीं छोड़नी है, दैट्स इट, ठीक है। आपका Sure. प्रेजेंट, आपका ये चीज मैटर करता है, आप क्या ले जाते हो, और आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है उस इंटरव्यू में। किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने का सबसे सीधा और सबसे बेसिक चीज होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप अगर 70% परफॉर्म कर रहे हैं तो 85% में कन्वर्ट हो जाता है। Sure, sir. Sure, And sir. confidence and patience you have, just keep it and be simple as you are, and you are very well deserving। और आप एक बार सेलेक्ट हो जाओगे तो आप हमारे पैनल में भी आ सकते हो नेक्स्ट Sure, sir. टाइम। All the best, Dr. Pasa. Thank All you, the ma'am. best. Thank you. Okay, Thank you so okay, much. Thank you, sir. thank you so much, thank you। Okay. Thank Okay. you, sir. Okay. Thank you. Thank you for having me.